हेलो एवरीवन। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ा था, तो आज हम देखेंगे बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का यूज क्या है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट यूज लिखे हैं। जैसा पहला है फॉर मेटलर्जी पर्पस, और इसको ऐसा ही बोल सकते हैं फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है मेटलर्जी में। कैसे बेटा? कई सारे मेटल्स ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से ही अलग किया जा सकता है। हम आगे मेटलर्जी टॉपिक में ये पढ़ेंगे। अगर आप थोड़ा सा व्यू दें अपने इस पॉइंट पे, तो हम बोलते हैं देयर आर 14 मेटल्स व्हिच कैन बी एक्सट्रैक्टेड आउट फ्रॉम देयर ओर बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बेटा ये ध्यान रखिएगा कि 14 मेटल्स ऐसे हैं, there are 14 metals which can be extracted out from their ore by the process of electrolysis। और ये 14 मेटल कौन कौन से होते हैं बेटा? 6 alkali metal, 6 alkaline earth metal, 1 बेटा एल्यूमिनियम और 1 बेटा फ्लोरीन। ये 14 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें हम सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का एक बहुत बड़ा यूज है मेटलर्जी में। इसके बाद इस टॉपिक को हम मेटलर्जी चैप्टर में डीपली पढ़ेंगे, बट अभी सिर्फ इतना पढ़ना है कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है दैट इज द फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, एंड द सेकेंड वन यूज इज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? जैसे आपने घर में जो आपके घर में लेडीज रहती है उनको बात करते सुना होगा कि भाई ये आभूषण, जैसे कि रिंग की बात करते हैं, रिंग पे ये क्या रिंग सोने की है? तो नहीं, कभी कभी जवाब आता है रिंग सोने की नहीं, इसमें सोने का पानी चढ़ा हुआ है। उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जैसे यहाँ पे स्पून लिया गया है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे किसी मेटल की प्लेटिंग कर देना, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिस प्रोसेस की वजह से होती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे किसी भी मेटल के एक थिन लेयर चढ़ा सकते हैं। क्लियर? अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो बेटा साफ साफ लिखा हुआ है, डिपोजिशन ऑफ थिन लेयर ऑफ मेटल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग के रीजन होते हैं, भाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों करते हैं? एक तो भाई लोगों को दिखाना होता है कि हमारे घर में सोने की चम्मच है, सोने की थाल है ना, बहुत कुछ है। तो ऐसे काम के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब फॉर डेकोरेशन पर्पस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। और दूसरा एक और इंपॉर्टेंट यूज है कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो जिनमें कोरोजन हो जाता है, बहुत जल्दी कोरोडेड हो जाते हैं। ऐसे मेटल्स को कोरोजन से रोकने के लिए हम उन मेटल की कोटिंग कर देते हैं जो मेटल्स को कोरोजन से बचाते हैं। क्लियर? करते कैसे हैं देख लेते हैं। जैसे कि अगर हमें एक स्पून की कोटिंग करनी है और उसको कोटिंग करनी है सिल्वर से, तो जिस मेटल की कोटिंग करनी होती है उससे क्या बना देते हैं? एनोड। और जिस पर कोटिंग करनी होती है उसको कहां लगा देते हैं? कैथोड पे। क्लियर? इसके अलावा जो मेटल लेते हैं उस मेटल का मेटल सॉल्ट क्या लेते हैं? इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। जैसे यहां पे हमने ले रखा है सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड या फिर सोडियम सिल्वर नाइट्रेट। समझ में आ रहा है? जिस मेटल की कोटिंग करनी है उस मेटल का एनोड ले लिया, उस मेटल का सॉल्ट ले लिया। क्लियर? और जिस पर कोटिंग कर रही है उसको कहां लगा दिया? कैथोड पे। क्योंकि बेटा डिपोजिशन क्या होता है, कहां पे होता है? कैथोड पे। कैसे बेटा? देखो अगर रिएक्शन के थ्रू देखा जाए तो कैसे देखेंगे। अगर बात की जाए एनोड पे, तो बेटा जैसे कि बताया था एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज। इसके पास कौन आएगा? डिस्चार्ज होने नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज कौन है? जैसे हमने मान लिया AgNO3 लिया है, तो क्या आएगा? नाइट्रेट आयन आएगा। क्लियर? तो एनोड पे क्या आया? नाइट्रेट आयन। अगर हम एक्वस सोल्यूशन की बात करें तो दूसरा कंप्लीटर कौन होगा? वाटर। और तीसरा कौन होगा? खुद ये एनोड रॉड। हमने बोला था ना ये इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है। अगर ग्रेफाइट होता, प्लेटिनम होता, ये सब आते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड पे। मतलब इनर्ट का मतलब है जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। लेकिन सिल्वर जो है ये इनर्ट एलिमेंट्स में नहीं आता, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड में नहीं आता। इसका मतलब है एक और कंप्लीटर होगा एनोड पे, और वो कौन होगा? सिल्वर। क्लियर? अब देखो बेटा एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होगा?
जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो। हमने बताया था कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका ज्यादा होता है जिसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कम हो। तीनों दिख रहे हैं, इन तीनों में सबसे कम ऑक्सीजन एटम किसके पास है? एजी के पास। इसके पास ऑक्सीजन एटम है ही नहीं, इसका मतलब सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका हो गया? एजी का। तो बेटा ऑक्सीडेशन किसका हुआ? एजी का। तो यहां पे एजी एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके किसमें कन्वर्ट हो गया? एजी प्लस में। समझ में आया? मतलब इस इलेक्ट्रोड से क्या निकला? एजी प्लस आया। क्लियर? और साथ ही साथ क्या निकला? इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब देखो बेटा, अब अगर हम देखें कैथोड पे क्या हो रहा होगा। अब कैथोड क्या होता है बेटा? नेगेटिवली चार्ज। अब कैथोड के पास कौन आएगा? पॉजिटिवली चार्ज आयन आएगा। और पॉजिटिवली चार्ज आयन क्या है? एजी प्लस आयन। चाहे वो हम सोल्यूशन की बात करें, सोल्यूशन में पहले से ही एजी प्लस आयन मौजूद था, कुछ एजी प्लस आयन इस इलेक्ट्रोड से आ गए, तो ओवरऑल हमारे पास कैथोड पे डिस्चार्ज होने कौन जाएगा? एजी प्लस। साथ ही साथ क्या जा सकता है? वाटर। क्लियर? और कुछ क्या? और कुछ बचा जो कैथोड पे डिस्चार्ज हो जा सकता है? नहीं, और कुछ नहीं बचा। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ दो ही कंपटीटर थे। कौन कौन से? एजी प्लस और S2। क्लियर? अब इन दोनों में रिडक्शन किसका होगा ये चेक करना है। चेक कर लेंगे कैसे? इन दोनों में रिडक्शन उसका होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा। और वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल 13 मेटल आयनों से ज्यादा होता है। क्या उन 13 मेटल आयन में एजी प्लस आता है? नहीं आता। नहीं आता, इसका मतलब वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। तो ज्यादा किसका हुआ? एजी प्लस का। तो रिड्यूस कौन होगा? एजी प्लस। इसका मतलब कैथोड पे जो एजी प्लस था वो सारा का सारा जाके क्या हो जाएगा? डिपोजिट। कैसे डिपोजिट होगा? एक इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एजी में। अब जैसा कि इस रिएक्शन से पता चल रहा है कि एनोड से लगातार एजी प्लस आयन निकल रहे हैं और कैथोड पे जाके एजी डिपोजिट हो रहा है। दिख रहा है? एनोड से एजी प्लस निकला, कैथोड पे जाके डिपोजिट हो गया। क्लियर बेटा? अब जितना एजी प्लस यहां से निकला था वो यहां जाके उसकी एक लेयर चढ़ गई, यहां जाके डिपोजिट हो गया। कुछ समय बाद क्या होगा बेटा? ये एनोड, जो एनोड है मतलब जो सिल्वर रॉड है, वो धीरे धीरे डिके होती जाएगी। और ये जो कैथोड है स्पूल, ये लगातार इसमें मास चढ़ता जाएगा, है ना? एक ऐसा समय आएगा ये पूरा का पूरा कैथोड गायब हो जाएगा, आई मीन एनोड गायब हो जाएगा और ये कहां चला जाएगा? कैथोड की तरफ। इसीलिए टाइम टू टाइम हम चेंज करते रहते हैं किसको? एनोड। क्लियर? दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बाद फैराडेज लॉ। फैराडे के दो लॉ थे, हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहली बात करते हैं फैराडो के फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो क्या था फैराडेज फर्स्ट लॉ? द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट अपोजिट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज फ्लो टू द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्लियर? Mass of substance deposited at opposite electrode is directly proportional to the charge flowing to the electrolytic cell। कहने का मतलब ये है, अगर हम किसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे, किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे ये निकालना चाहें कि कितना मास किसी इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हुआ है, कितना मास किसी इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हुआ है, तो ये मास जो होता है, डिपोजिटेड मास जो होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। कौन सा चार्ज? जो बैटरी के थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक सेल में भेजा गया है। कहने का मतलब अगर Q चार्ज भेजा गया है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, देन M मास डिपोजिट हुआ है, तो डिपोजिटेड मास M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। कौन सा चार्ज? जो बैटरी के थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक सेल में भेजा गया है। क्लियर? अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कोई एक कांस्टेंट आते हैं, पढ़ रखा है हम लोगों ने। M इक्वल्स टू, जो कांस्टेंट आते हैं उसको बोलते हैं Z इनटू Q। अब Q क्या बेटा? Q को बोलते हैं चार्ज। तो हमने पढ़ रखा है कि चार्ज बराबर क्या होता है? Q इक्वल्स टू I इंटू T। I क्या होता है यहाँ पे? करंट। और T क्या होता है बेटा? टाइम। तो हम Q को रिप्लेस कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? M इक्वल्स टू Z इंटू Q को लिख सकते हैं M इक्वल्स टू Z इंटू I इंटू T, जहां पे Z क्या है? कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। क्लियर?
अगर बेटा ये m इक्वल्स टू जेड इंटू क्यू में हम q की वैल्यू क्या रख दे 1 कूलम, अगर हम q को करते 1 कूलम चार्ज है, ये चार्ज को कितना मान ले 1 कूलम, मतलब अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में 1 कूलम चार्ज को फ्लो कराए तो ऐसी कंडीशन पे जो m होगा वो बराबर हो जाएगा z के। समझ में आ रहा है? अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में 1 कूलम का चार्ज फ्लो कराएं तो ऐसे कंडीशन पे m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा z। कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट है, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट है या जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, that is equal to the mass of deposited substance at opposite electrode when 1 coulomb current is passed through the electrolytic cell। समझे बेटा? अगर हम किसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में 1 कूलम चार्ज फ्लो कराएं, 1 कूलम चार्ज को इंटर कराएं, तो ऐसे कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड पे मास डिपॉजिट होगा वो किसके बराबर होगा z के। क्लियर? तो अगर हमें z की डेफिनेशन लिखनी हो, अगर z की डेफिनेशन लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस एट अपोजिट इलेक्ट्रोड व्हेन 1 कूलम चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये बहुत इजी है, समझ में आना चाहिए, इसके न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं, तो ये जो लॉ है ये कंठस्थ होना चाहिए, एक एक चीज पता होनी चाहिए, क्यू क्या है, आई क्या है, टी क्या है। क्लियर? हमें बैटरी से डिलीवर करंट बताई जाएगी या बैटरी से डिलीवर चार्ज बताया जाएगा। अगर चार्ज बताया गया है तो हम करंट निकाल सकते हैं, चार्ज और टी दिया जाएगा, रिलेशन पता ही है हमें, Q इक्वल्स टू आई इंटू टी, या तो आई दिया जाए या टी दिया जाए तो हम चार्ज निकाल लेंगे, या चार्ज दिया जाए टाइम दिया जाए तो आई निकाल लेंगे। क्लियर? ऐसे करके क्वेश्चन में भाई कई बार घुमाएगा तो हम सॉल्व करेंगे। क्लियर? फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सेकेंड लॉ की। अब बात करते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ के जो रिजल्ट में हमें फॉर्मूला मिला उसको एक्सप्लोर कैसे करेंगे, है ना? जैसे कि हमने फॉर्मूला क्या गेट किया फैराडे के फर्स्ट लॉ से, फॉर्मूला मिला बेटा हमें m इक्वल्स टू z इंटू आई इंटू टी। क्लियर? समझ में आ गया? अब अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहें तो कुछ फैक्ट की ओर ध्यान देते हैं, कुछ फैक्ट्स देखते हैं बेटा। फैक्ट्स क्या है? अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास किए जाए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, समझ आ रहा है? या फिर 1 फैराडे चार्ज, पास किया जाए, अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास किया जाए तो कितना चार्ज हो जाएगा बेटा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 मोल 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अगर टोटल चार्ज की गणना करें कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन से कितना चार्ज आएगा तो बेटा 1 मोल में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। और एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलॉम। अगर इस दोनों को कैलकुलेट करें तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन लगभग आएगा 96500 कूलॉम के इक्वल। क्लियर? तो अगर हम तुमसे बोले कि अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में 1 मोल चार्ज फ्लो करा रहे हैं या 1 फैराडे चार्ज, 1 फैराडे भी बेटा इक्वल होता है 96500 कूलॉम। क्लियर? किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में 1 मोल इलेक्ट्रॉन या फिर 1 फैराडे चार्ज या फिर 96500 कूलॉम चार्ज, इतना चार्ज पास करें तो जो डिपॉजिटेड मास होगा, जो डिपॉजिटेड मास होगा बेटा वो होता है जिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम फ्लो करा रहे हैं उसमें जो भी मेटल पार्ट है, जो भी मेटल कैटायन है उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर ग्राम के। मतलब समझे? अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में 1 मोल चार्ज या 1 फैराडे चार्ज या फिर इसको हम 965 जो कूलॉम चार्ज फ्लो कराते हैं तो फ्लो कराने पे जो डिपॉजिट मास होगा अपोजिट इलेक्ट्रोड पे वो बराबर होता है उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर ग्राम के। इक्विवेलेंट वेट आप लोग समझते होंगे, पढ़ चुके हैं हम लोग। इक्विवेलेंट वेट बेटा अगर तुम्हें याद हो तो पढ़ा था हमने। इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है
बराबर क्या होता है बेटा, पढ़ा था, अरे मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, कई बार पढ़ चुके हैं, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर या मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। क्लियर। तो देखो अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सेल में इतना चार्ज फ्लो कराएंगे तो जो मास डिपॉजिट होगा अपोजिट इलेक्ट्रोड पे वो उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। क्लियर। जितना उसका इक्विवेलेंट वेट उतने ही ग्राम डिपॉजिट होगा मास। अगर बेटा यहां से एक फैक्ट और कैलकुलेट करें, अगर 96500 कूलम चार्ज फ्लो करा रहे थे तो ई ग्राम हमें मिल रहा था। क्लियर। अगर हम 1 कूलम चार्ज फ्लो कराएं तो 1 कूलम चार्ज फ्लो कराने पे हमें कितना अमाउंट मिलेगा, E बाई 96500 ग्राम। अब बेटा ध्यान रखना, हमने भी पीछे जब हम फैराडे का फर्स्ट लॉ पढ़ रहे थे तो उसमें जेट की डेफिनेशन क्या थी, जेट की डेफिनेशन यही थी कि अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में 1 कूलम चार्ज फ्लो कराएं, 1 कूलम चार्ज फ्लो कराएं तो जितना मास डिपॉजिट होता है वही तो जेट होता है। वीडियो को बैकवर्ड करके देखना, वहां पर एक चीज बताई थी, डेफिनेशन जब जेट की बताई थी तो हमने बोला था जब किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में 1 कूलम चार्ज को फ्लो कराएं तो जितना मास डिपॉजिट होगा वही होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, वही होता है Z। क्लियर। तो यहां पे हम 1 कूलम अगर चार्ज फ्लो करा रहे हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो हमें कितना ग्राम मिल रहा है, E अपॉन 96500 ग्राम। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं वैल्यू किसके बराबर होगी, हम यहां से एक चीज कह सकते हैं कि Z की वैल्यू हम लिख सकते हैं E अपॉन 96500 लिख सकते हैं बच्चों। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, इसको दिमाग में बना के रखना। क्या कि अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास कर दे या फिर हम बोले 1 फैराडे चार्ज, क्लियर, 1 फैराडे चार्ज बोल दे या 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब होता है इतना चार्ज। क्लियर। इसी को 1 फैराडे बोलते हैं। तो अगर हम इतना चार्ज किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में फ्लो कराएंगे तो ई ग्राम मतलब उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर ग्राम डिपॉजिट होगा। क्लियर। अगर हम 9650 फ्लो करा रहे थे तो ई ग्राम मिल रहा था। अगर हम 1 कूलम कराएंगे तो 1 कूलम चार्ज फ्लो कराने पे हमें कितना ग्राम मिलेगा, E अपॉन 96500 ग्राम। और बेटा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 कूलम चार्ज फ्लो कराने पे जितना मास डिपॉजिट होता है वही उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। इसका मतलब हम Z इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, E डिवाइडेड बाय 96500। तो जो हमारे पास फैराडे का फर्स्ट लॉ से रिजल्ट निकला था उसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें तो हम ये बोल सकते हैं कि मास ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस एट अपोजिट इलेक्ट्रोड इज इक्वल्स टू, Z की जगह क्या लिख दें, E डिवाइडेड बाय 96500 और पहले से क्या मौजूद था, इंटू I इंटू T। क्लियर बच्चों। जहां पे बेटा E क्या है, जो एलिमेंट का मास डिपॉजिट हो रहा है उसका इक्विवेलेंट वेट। क्लियर। I क्या है, करंट, वो करंट जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पास कराई गई है। और T क्या है बेटा, T है टाइम, कितने टाइम के लिए वो करंट पास कराई गई है। क्लियर। अगर बेटा E को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें तो अभी हमने बताया इक्विवेलेंट वेट जिसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर, मतलब कैपिटल M बाय n लिखा जा सकता है इसको। भाई मॉलिक्यूलर वेट को कैपिटल M से डिनोट कर सकते हैं अपॉन n। तो अगर इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें तो हम ऐसा ही बोल सकते हैं बेटा कि जो M होगा वो इक्वल होगा M इंटू I इंटू T डिवाइडेड बाय n इंटू 96500। क्लियर। इस n के बारे में भली बात ही परिचित होंगे, बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं इसके बारे में। n मतलब n फैक्टर, n फैक्टर को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे बेटा, बताया था एसिडिटी, बेसिसिटी, बेसिसिटी या फिर टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज से, टोटल नेगेटिव चार्ज से। क्लियर। और बाकी कंप्लीट रिएक्शन का n फैक्टर तो निकाल ही सकते हो। इस n की वैल्यू मतलब होता है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ है। क्लियर। किसी भी रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है वही उसकी n फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी।
समझ में आ रहा है बेटा? ये n यहाँ पे क्या है, ये n फैक्टर। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो। क्लियर? तो ओवरऑल जो फाइनल रिजल्ट निकला, दैट इज मास ऑफ डिपॉजिटेड एट अपोजिट इलेक्ट्रोड इज इक्वल्स टू MIT डिवाइडेड बाय n फैक्टर इंटू 96500। जहां पे बेटा सब कुछ पता है तुम्हें। m क्या होगा, क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर? I करंट, T टाइम, 96500 एक कांस्टेंट की वैल्यू है, और n क्या है बेटा? n फैक्टर। ये जो फॉर्मूला है, ये जो तरीका है, इसका इस्तेमाल हमें अपने क्वेश्चंस में करना है, और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में। तो अगर ये चीज तुमने दिमाग में एक्सेप्ट कर ली है, दिमाग में भर लिया है, तो इसके बाद कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हो। ये इसकी रामबाण है, ये जो लाइन है इस पूरे चैप्टर का रामबाण है। बस ये लाइन अगर तुम्हें समझ में आ गई तो चैप्टर में कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं होगा जो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। क्या है रामबाण? एक बार फिर से दोहराते हैं। अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करें, या 1 फैराडे चार्ज पास करें, या फिर 96500 कूलम, एक तीनों ही सेम वैल्यू सकते हैं। क्लियर? इतना चार्ज अगर पास करते हैं तो जितना मास डिपॉजिट होगा वो उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। क्लियर बेटा? इसका मतलब अगर हम 96500 कूलम पास करें तो E ग्राम मिल रहा था, अगर हम 1 कूलम पास करें तो E बाई 96500। और 1 कूलम पास करने पे जितना मास डिपॉजिट होता है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, उसे हम बोलते हैं Z, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्लियर? तो हम Z को E बाई 96500 से रिप्लेस कर सकते हैं। ओवरऑल ये रिजल्ट आएगा। इस रिजल्ट को हमें याद रखना है, इस फैक्ट को याद रखना है, आगे जाके इसी पे रिलेटेड न्यूमेरिकल लगा रहे हैं। क्लियर? अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसका फैराडे का सेकंड लॉ। क्लियर बच्चों?